मेरे साथ हो रहा है। ये मैं इतना पीड़ित व्यक्ति हूँ कि मैं 3 महीनों में परेशान हूँ। आईजी के पास जा रहा हूँ, सबके पास जा रहा हूँ, मेरा फिर कुछ लड़का। नमस्कार, मैं उपेंद्र IBN 36 के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल से एक घटना ऐसी हुई है जो पूरे ज़िले में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय बन गया है। और जिस तरीके से वो पूरी घटना हुई है, इससे ये तो साबित होता है कि यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो कितनी लज्जर है, और कोई भी किसी पे भी आकर किस तरीके से हाथ उठाकर चला जाता है, उसे कि कोई रोकने वाला नहीं है। और उसके बावजूद भी जब ये पूरी घटना हो जाती है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये पूरी घटना जिनके साथ हुई है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनका पक्ष हम जानेंगे, हम उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे उनका परिचय, और कल जो घटना हुई उन्हीं की जुबानी हम अभी सुनना चाहेंगे। जी अनिमेश जी, आपका स्वागत है। आप पहले अपना परिचय दें और बताएं कि कल जो घटना हुई है वो पूरी घटना क्या थी और किस तरीके से ये घटना हुई, उसके बाद की क्या स्थिति है आज। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे पक्ष रखने का मुझको मौका दिया। मैं उनिमेश सिन्हा जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, सेवा दल का महामंत्री हूँ और ऑटो एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष हूँ। कल जो घटना हुई थी, कल हमने 26 जनवरी में ध्वजारोहण मैं परेड ग्राउंड में गया हुआ था, साथ में मंत्री जी के हमने कांग्रेस भवन गया। कांग्रेस भवन में मैंने इस बात को रखा कि भाई यहाँ पुलिस व्यवस्था जो है वो लचर हो चुकी है, किसी के खिलाफ भी कोई भी FIR कर दिया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे प्रकरणों में फंसा के प्रताड़ित किया जा रहा है। मंत्री जी ने मुझको कहा कि आप सर्किट हाउस आइए, अपनी पक्ष रखें। मैंने भरी सभा में अपना पक्ष रखा, अपनी बातों को रखा। वहाँ पर SP साहब भी आए, SP साहब से भी चर्चा हुई। उस बीच में सारी चर्चाओं के बीच में सिंह जी ने मेरे आवेदन पे मार्क किया और कहा कि निष्पक्ष जांच करवाई जाए, और अगर दोषी नहीं है इनमें तो उसके खिलाफ जो FIR है उसको खात्मा करवाया जाए। ये बोल के जब मैं बाहर आता हूँ, जैसे मैं बाहर आके कोर्ट के पास खड़ा रहता हूँ, तब तक सुनैना तिवारी, गोल्डी तिवारी और निशा तिवारी और वीरेन तिवारी और उसके बच्चे के द्वारा वहाँ पर लोग आते हैं और हावी होकर गोल्डी तिवारी के द्वारा मुझको थप्पड़ मारा जाता है, और मैं वो अपनी बचाव करते हुए अंदर भागता हूँ। पुलिस मुझको अंदर रखती है और पीछे से फिर मुझको निकाल दिया जाता है, ये कह के महिला हैं, अभी आप यहाँ पर कोई तमाशा मत कीजिए मंत्री जी। ये जिन तिवारी परिवार के सदस्यों का आप नाम ले रहे हैं वो कौन है और आपसे उनका क्या किस वजह से विवाद है, पहले ये बताइएगा। देखिए, ये वीरेन तिवारी जो है और सुनैना तिवारी, इनका पूरा परिवार मेरे घर के नीचे साइड रहता है। नदी के किनारा हिस्सा में इन्होंने घर बनाया हुआ है। 2 डिसमिल ज़मीन खरीद के कम से कम 1 एकड़ ज़मीन को कब्जा किया हुआ है। ये शासकीय कर्मचारी हैं वीरेन तिवारी, सिंचाई विभाग में पदस्थ हैं, ड्राइवर हैं। इनका विवाद मेरे से चालू हुआ रहा भैया कि आज से 10 साल पहले जब ये सुरेश खरे के मकान को करीबन 15 सालों से कब्जा करके रखे हुए थे, उस मकान को मैंने समझाइश दे के इनसे खाली करवाया था और अपने घर के पीछे इनको एक छोटा सा मकान बनाकर फ्री में रहने को दिया हुआ था कि आप जब तक आपकी कोई व्यवस्था नहीं बन जाती आप यहाँ रहिए, एक मानवता के आधार पर। उस समय से वीरेन तिवारी के लिए मेरे अपने दिल में एक खटास रखा रहा कि उतना बड़ा प्रॉपर्टी उसके हाथ पे चला गया है, और वो विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर इसने घर बना लिया वहाँ पर। जब घर बनाया, घर बनाने के बाद फिर उनसे अनबन हमेशा होते रहते रहे, कुछ ना कुछ विवाद बना रहता रहा। ये कॉलोनी वाले भी जानते हैं इस चीज़ को, कुछ ना कुछ नया विवाद बना रहता है। ये विवाद वहाँ से चालू हुआ है और ये विवाद का जड़ वहीं पर। इससे पहले भी इन लोगों के साथ आपके किसी तरीके के विवाद हुए हैं जो बात थाने तक भी पहुँची है, और उसमें किस तरह की कार्रवाई अभी तक हुई और पुलिस के द्वारा आपको किस तरह का अभी तक सहयोग मिला है और क्या स्थिति है अभी इस पूरे विवाद की? देखिए, ये पहली घटना जो है अभी 25/11/2020 को इन्होंने मेरे पिताजी को घर में घुस के मारा था। पिताजी को? हाँ, मेरे पिताजी को घर में घुस के मारा था सुनैना तिवारी, वीरेन तिवारी और उनके बच्चों ने। इसकी हमने लिखित शिकायत थाने को दी थी, उसकी पावती हमारे पास है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 28/11/2020 को सुबह 9:20 पर जब मेरा मित्र नसीम मेरे घर में दूध पहुंचाने गया हुआ था, उस समय भी उन्होंने मारपीट की उसके साथ और उसके दूध को, हमारे बच्चे के दूध को गिराया था। उसकी भी हमने लिखित शिकायत थाने में की थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने जब इन्होंने 17/12/2020 को सुनैना तिवारी और उसके बच्चों के द्वारा और वीरेन तिवारी के द्वारा मेरे घर में पथराव किया गया, जिसकी CCTV फुटेज है, मैंने लिखित कंप्लेन की
मैंने जब एसपी को बताया सारी घटना तो मैं घर से निकलने की स्थिति में नहीं था। एसपी ने पुलिस भेजा और मुझको घर से निकाल के कोतवाली पहुंचाया गया। वो समय था 1:30 बजे। 1:30 बजे से मैं बैठे बैठे रात को 8 बज गया रहा। आप मेरी एफआईआर की स्थिति देख सकते हैं। शाम को 7:30 से 8 के बीच में मेरा एफआईआर हुआ 8 बजे। मैं सत्ता पक्ष का एक कार्यकर्ता होने के बाद भी मेरे को एफआईआर लिखवाने में 8 घंटे लगे थे वहाँ पर। और उस आवेदन पे मेरे आवेदन में सिर्फ जमानती धारा लगाकर मुझको भेज दिया गया। उनके ऊपर एक जमानती धारा लगाया गया और उनको बुलाया भी नहीं गया। उनको एक सिंपल सा धारा लगा के और बाद में उसको जमानत दे दिया गया, जिससे उनका श्रेय बढ़ गया। कल ये जो पूरी घटना हुई उसके बाद जो स्थिति है, आपका पक्ष किसी ने जाना? सारे समाचार चैनलों में हमने देखा कि ये खबर चली कि कांग्रेस नेता को महिला ने जड़ा थप्पड़, अफरा तफरी का माहौल मच गया। क्या आपसे किसी समाचार संस्थान के किसी प्रतिनिधि ने बात की कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति आई कि आपके ऊपर इस तरह का हमला हुआ और इस तरीके से आपको सरेआम एक कोई आता है और निहत्थे आप अकेले रहते हैं और आपको मार दिया जाता है? किसी ने आपसे पूछा, आपका पक्ष लिया किसी ने अभी तक? बिल्कुल नहीं, मेरा किसी न्यूज़ चैनल ने मेरा पक्ष नहीं लिया। मैं वहाँ से निकला हूँ के बाद मुझको आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे छवि को धूमिल करने के लिए, मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, मुझको राजनीतिक तौर पे कमज़ोर करने के लिए और मेरे गुरु हैं, जो मेरे अंगरक्षक हैं, उनको मेरे से दूर करने के लिए इस टाइप की घटना को प्रेस वालों ने चलाया। मेरे से कोई पक्ष नहीं रखा गया, मेरे से कोई नहीं पूछा गया कि आपके साथ हुआ क्यों, आखिर थप्पड़ क्यों जड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल है कि सर्किट हाउस में महिला आई कैसे, उसको कौन खबर किया कि मैं यहाँ पर हूँ, जबकि मेरी कार वहाँ नहीं थी, मेरी कार बंगाली चौक में खड़ी थी। उसके बाद उनको वो आई और अचानक आके मेरे ऊपर इतनी बड़ी हिम्मत, पुलिस प्रशासन के सामने मेरे को झप्पड़ मार दिया गया। उसके बाद पुलिस ने क्या किया? उसके बाद पुलिस ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया ना। तो देखिए, मैं वहाँ से निकला, डर के मारे घर में आके कैद हो गया। मैं घर से अभी आप जब मुझको सवेरे आपका फ़ोन आया तब मैं बड़ा हिम्मत करके आपके पास सीधे आया हूँ, इस वजह से कि भाई कैमरा है, कुछ होता है, मान लो मेरे को मारपीट करते हैं तो वो भी एक कैद होगा। इस वजह से मैं आज ही निकल के आया हूँ, वो भी अपने सहयोगी के साथ आया हूँ। मेरे इतना डरा हुआ हूँ, मेरा परिवार 3 महीनों से, विश्वास नहीं करेंगे, 3 महीनों से मेरा परिवार घर के बाहर गेट से नहीं निकल पाया है। मेरे बच्चों को आप जाके पूछिए, मेरे बच्चे घर से बाहर सीसीटीवी फुटेज में है, मेरे पास पूरे रिकॉर्डिंग है। ये जब भी मेरा बच्चा निकलता है उसको मारने को दौड़ाते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग भरद्वाज सिंह को दी हुई है, सीसीटीवी फुटेज में दिया हुआ है। कई बार मेरे पत्नी को दौड़ाया गया है, कई बार मेरे बच्चों को वीरेन तिवारी के द्वारा दौड़ाया गया है, सुनैना तिवारी के द्वारा दौड़ाया गया है, उनकी बच्चियों के, और उनकी बच्चियाँ मुझ पर हावी होती हैं इसलिए क्योंकि वो चाहती हैं कि वो मुझको फंसा सके कि मैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उनकी मनसा ये है, उनकी मनसा कहीं भी कुछ भी ऐसी अच्छी नहीं है। वो मेरे को फंसा के वो करना चाह रहे हैं। कल के घटना के बाद एक बात सामने आई है कि आपके ऊपर जो महिला है जिसने आपके साथ हाथापाई की, उसने आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या वो रिपोर्ट है, क्या शिकायत है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो शुरू से एक झूठा एफआईआर दर्ज कराते आए हैं। ये घटना देखिए दिवाली से है। दिवाली के बाद इनकी 2 बच्चियाँ थीं जो रायपुर में पढ़ रही थी, एक नीतू तिवारी, एक निशा तिवारी। ये दोनों जन वहाँ पढ़ते थे। पढ़ने के बाद दिवाली के समय जैसे मुझको जानकारी हुई है, वो उसके अनुसार नीतू तिवारी की शादी इन्होंने कहीं बिहार के किसी लड़के से, भूटान से लगाई थी। लड़की बालिक है जो कि वो मना कर दी आने से। उसके बाद से उन्होंने अपनी लड़की के खिलाफ ही एक गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवाया। लड़की ने मुझसे संपर्क किया कि भैया मैं क्योंकि पड़ोसी हूँ तो संपर्क स्वाभाविक सी बात है, मेरा नंबर रखना स्वाभाविक सी बात है। मेरा नंबर पूरा सरगुजा में बटा हुआ है। तो उसने मुझको फ़ोन किया, मुझसे पूछा, तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम बालिक हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप जो है अपना पक्ष जाके महुआ थाने में दे दीजिए। उस दिन के बाद जिस दिन वो ये मनसा इनकी पूरी नहीं हुई, महुआ थाने वालों ने लड़की को नहीं पकड़ा। इनकी मनसा थी कि लड़की पकड़ के महुआ थाने वाले हमको सपोर्ट कर दें, ये वहाँ नहीं हो पाया। तो उसके बाद ये कंटिन्यू मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि लड़की आपके संपर्क में है, आप ला के दीजिए। कभी ये बोलते हैं कि मैं अपहरण करके रखा हूँ, कभी ये बोलते हैं कि मैं बंधक बना के रखा हूँ, कभी ये बोलते हैं कि मैं उसको रख लिया हूँ। ये तरह तरह की बातें आती हैं। लड़की का स्टेटमेंट 2 बार हो चुका है महुआ थाने में। लड़की ने स्वयं स्टेटमेंट दिया है। अभी 2 दिन पहले सरगुजा पुलिस वहाँ जाके महुआ थाने में स्टेटमेंट लेके आई है, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है। लड़की ने मेरा नाम अंकित करके लिखा हुआ है कि मेरा ना तो उन्मेष सिन्हा ने कोई अपहरण किया है, ना बंधक बनाया, ना किसी प्रकार का मेरा उन्मेष सिन्हा से अवैध संबंध है।
क्या किसी की मदद कर देना क्या अवैध संबंध हो जाता है? मैं 8 सालों से इनकी मदद करता रहा, आज मैं इनके पूरे परिवार से अवैध संबंध हो गए क्या? ये बोलते हैं कि आपने लड़की के खाते में पैसा क्यों डाला? अरे लड़की का खाते में 8 साल से आप पैसा भिजवा रहे थे, तब कुछ नहीं रहा। आज वो लड़की वहाँ फंसी हुई है, मान लो मुझको बोलती कि भैया 200-500 रुपये मेरे को दे दीजिए, चावल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं उसकी मदद कर दिया तो गलत कर दिया क्या है? ये एक आरोप जो है मतलब, और उस आरोप को लेके मतलब ज़बरदस्ती मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है, और इसको कहीं ना कहीं किसी नेताओं का श्रेय है। ये आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे रही है? इतनी मतलब इन लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं? आज मुझको सवाल किया जा रहा है बड़े लोगों के द्वारा कि इतना एक ड्राइवर आदमी आपको कैसे इतना बड़ा घटना कर रहा है, इसको कैसे इतना बड़ा श्रेय मिला हुआ है? ये जांच का विषय है, और पुलिस प्रशासन इसमें टोटल मौन है। मैं कम से कम इसमें 10 कंप्लेन किया हूँ। अभी हाल ही में मैंने रायपुर में 20/1/2021 को वीरेंद्र तिवारी के द्वारा मुझको फ़ोन में धमकी दी गई, जिसका रिकॉर्डिंग आप बोलेंगे मैं दे दूंगा। उसमें सीधे ये कहा गया है कि मैं तुम्हारा सर काट के बिहार ले जाऊँगा। उसकी मैंने लिखित क्या बोलते हैं शंकर नगर थाने में शिकायत की है। और बहुत गंभीर बात की है, सर काट के मतलब बिहार ले जाने के बाद मतलब एक हत्या की धमकी दी गई, उसके बावजूद आपके रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं? हत्या की धमकी मेरे घर के सामने पुलिस आती है, भारद्वाज सिंह आते हैं, पुलिस अपने महकमे के साथ आते हैं, उनके सामने धमकी दी है इनकी लड़की। ये थाने में धमकी दे रहे हैं। कल भी लोग धमकी दे रहे थे वहाँ पर, मेरे को मारने के बाद वहाँ बोले हैं कि तेरा सर काट लेंगे हम लोग, तेरे को मार के फेंक देंगे हम लोग। ये खुलेआम बोल रहे हैं, और पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस, जबकि मैंने इतने एविडेंस दिए हैं, सारे एविडेंस इनके वो हैं। फिर SP क्या बोलता है, मानवता के आधार पे वो कार्रवाई करेंगे। कल शिव डहरिया जी के सामने बोलता है कि कानूनी पक्ष देखेंगे तो ये लड़की मजबूत है, लड़की बालिग है, ऐसा है वैसा है, और मानवता पे देखेंगे तो लड़की की माँ है तो घर पे मिलना चाहिए। तो भाई माँ है, बाप है, ठीक है, आप रायपुर जाइए ना। आप 3 महीनों में रायपुर क्यों नहीं गए? ये सवाल है। आप लड़की से क्यों बात नहीं करते हैं? आप ब्लॉक करके क्यों लड़की को रखे हैं? आप फेसबुक में ब्लॉक करके रखे हैं, व्हाट्सएप में ब्लॉक करके रखे हैं, इंस्टा में ब्लॉक करके रखे हैं। आज वो लड़की मेरे से क्यों मदद मांग रही है, वो आपसे क्यों मदद नहीं मांग रही है? सोचने का विषय है। कल की घटना तो सबने देखी, अब पुलिस को मुझे नहीं लगता कि किसी और सबूत की जरूरत पड़ेगी। अब क्या आपकी तरफ से क्या कार्रवाई के लिए क्या आवेदन दिया जाएगा या कोई कदम उठाया जाने वाला है? मैं देखिए, अभी मैं तो बहुत ज़्यादा भयभीत रहा, आज मैं निकला हूँ। हो सकता है अभी मेरे को देखिए, मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं कहाँ खड़े हूँ कहाँ नहीं खड़े हूँ, मुझको सोचने का हो गया है कि मैं कहाँ खड़े हूँ। कहीं मैं टाइपिंग कराने जाता हूँ, वहीं आके मुझको मारने पीटने लगेंगे। क्या है, जब मारते पीटते हैं तब उस समय तो लोग नहीं जानते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है मेरे घर से। क्यों आ रहा है? क्योंकि इन लोग वहाँ घर से निकल गए होंगे। मेरे घर में CCTV फुटेज दिख रहा होगा, इन लोग निकल गए होंगे, इसलिए मेरे घर वाले मेरे को फ़ोन कर रहे हैं लगातार। आप मैं बोलेंगे तो मैं आपको लड़की का नंबर अवेलेबल करा देता हूं, आप लड़की से बात कीजिए, उसकी भी जुबानी समझिए ना कि लड़की बालिग है, आखिर वो भी तो अपनी ज़िंदगी जीना चाह रही है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि एक शादी कैंसिल कर, वो बोलती है कि मेरा मुकुल तिवारी के द्वारा 2.5 लाख रुपए में भूटान में मेरे को बेचा गया है। मुकुल तिवारी फेसबुक में फ़ोटो डाल के धमकी देता है उसकी मैंने मुकुल तिवारी कौन? सौरभ तिवारी, मुकुल तिवारी एक ही हैं। ये पहले यहाँ पर पॉलिटेक्निक ITI में पढ़ता रहा। इसको मैंने ही NSUI का हिमांशु से कह के अध्यक्ष बनवाया हुआ था। ये मेरे साथ ही रहता रहा। आज मेरे साथ रह के मेरी कमजोरियों को जान के कि मेरा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये आज उस पूरी घटना को कर रहा है। वहाँ पे ये बिहार पे बैठा हुआ है और अपने परिवार को भेजता है कि ये अनिमेश भैया के दुश्मन है, ये अनिमेश भैया से चिढ़ते हैं, आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए। इन लोग वहाँ जाते हैं, पूरे परिवार के सहित रोते गाते हैं, अपना जो भी करना रहता है करते हैं और अपना मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये हमारे साथ अनिमेश सिन्हा थे, कांग्रेस के नेता हैं और कल की घटना के पीड़ित भी हैं। और जैसा कि कल सबने ये खबर देखी, और अगर कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसी खबरों को बड़े चाव से देखा जाता है और खूब ठहाके लगाकर इसके बारे में चर्चा होती है। एक आम धारणा होती है कि कोई व्यक्ति राजनीतिक है तो वो गलत ही होगा, और उसके साथ ऐसी घटना हो गई तो वो एक हंसी का विषय है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इनकी बात हमने सुनी तो वो साफ जाहिर होता है कि वो एक पीड़ित व्यक्ति हैं और शायद कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। मैं आज इस न्यूज़ के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि नेकी कर गड्ढा में गिर। आज ये मेरे साथ हो रहा है। ये मैं इतना पीड़ित व्यक्ति हूँ कि मैं 3 महीनों में परेशान हूँ। IG के पास जा रहा हूँ, सबके पास जा रहा हूँ, मेरा सिर्फ उन लड़कियों का सुना जा रहा है कि वो लड़की है, महिला है, महिला है, महिला करके। आज मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं आखिरी में सुसाइड कर दूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ
मुझे इसी तरीके से प्रताड़ना मिलता रहा तो मैं आखिरी में अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड करूँगा, क्योंकि मुझे कहीं किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही है। इस पूरी चर्चा के बाद पूरे पुलिस प्रशासन से बस हम एक ही गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई इस पूरे मामले को अच्छे से छानबीन करने के बाद, इनके भी पक्ष जानने के बाद और पूरी परिस्थितियां क्या थी, इसके पीछे की क्या जो मंशा थी जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया, और उसके बारे में जानने के बाद एक उचित कार्यवाही करने के कदम उठाएं। हमारी तरफ से यही गुजारिश होगी। सरगुजा में नए आईजी साहब हैं, आरपी साहब, उनसे हम यही मांग करेंगे और इनकी बातों को हमने रखा है जो ये किसी को बता नहीं पा रहे थे। शायद ये पहला मौका होगा जो ये खुलकर बात कर पाए हैं। नमस्कार।